Dear students, today we are going to revise the chapter 3 human reproduction. In the previous lecture, we have seen in the details about the various topics present in this chapter, but today we will see the keywords और some important concept with revision. सबसे पहले यहाँ एक वर्ड आता है विविपेरस. द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू डिलीवर बेबी डायरेक्टली आर कॉल्ड विविपेरस ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर द विविपेरस ऑर्गेनिज्म. फीमेल के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है और उसको डिलीवर किया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं विविपेरस. और एक दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं ओविपेरस. अगर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर यहाँ पर आपको मेनली 6 स्टेप्स याद रखनी है जो यहाँ दे रखी हैं. सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या बनता है, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं. उसके बाद ट्रांसफ़र होंगे स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन. तो यहाँ पे पहला जी, फिर आई, देन थर्ड स्टेप इज़ द इंसेमिनेशन. होने के बाद दोनों का फ्यूज़न होगा जिसको हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन. यहाँ लिखा मैंने एफ. फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहाँ पर जो जायगोट बनता है उसका डेवलपमेंट होता है और ये ब्लास्टोसिस स्टेज में आने के बाद यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा, आई. इम्प्लांटेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन. ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, तो इसके अंदर कहते हैं जेस्टेशन ड्यूरेशन 9 मंथ्स. आई जी हो गया यहाँ पे. और उसके बाद लास्ट में पार्चुरेशन, बेबी का डिलीवरी होना. तो यहाँ पे पी. तो टोटल 6 स्टेप हो, जी आई एफ आई जी पी. आपको ऐसे याद रखना है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, उसके बाद जेस्टेशन और लास्ट में पार्चुरेशन. इस तरह से यहाँ पर ये 6 स्टेप्स के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कंप्लीट होते हैं. अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है ओल्ड एज तक चलता है, लेकिन फीमेल के अंदर अप टू 50 ईयर्स के आसपास यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन रुक जाता है. तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है. इसलिए कहा जाता है कि जो मेल होते हैं वो लेटर फेज में, मतलब ओल्डर एज के अंदर भी वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर मुश्किल होता है. उसके बाद अब हम इन सारे प्रोसेस को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किस तरह से याद रखना है ये मैंने डिटेल में बताया था. यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यहाँ पर होते हैं टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होता है. उसके बाद आपको याद रखना है एसेसरी डक्ट्स, ये हो गया एसेसरी डक्ट्स. और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स इससे रिलेटेड आते हैं, तो ये ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इन चीज़ों के हेडिंग के अंदर हमें पढ़ना है. तो इसमें मैं आपको बताऊंगा टेस्टिस कितने होते हैं, 2, यानी पेयर होता है एक. पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. बाहर क्यों होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर कम होगा बाहर की तरफ जहाँ पर स्पर्म का डेवलपमेंट इजीली होगा, इसलिए ये बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं. इससे जुड़ी हुई एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं अभी हम देखेंगे थोड़ी डायग्राम में. और इसके अंदर 3 ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस. अब इस आगे बात करते हैं. तो ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक कैविटी में लोकेटेड होते हैं जिसको हम कहते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं स्क्रोटम. और टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली हो जाए. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का डेवलपमेंट होना. टेस्टिस का अगर साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ जो होती है लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर और इसका शेप होता है ओवल. टेस्टिस के अंदर अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको ऐसे याद रखना है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, मैं इसको रफली बना रहा हूँ. इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं. उन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. हर एक कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. आगे जाएं तो इसके बाद ये जो कंपार्टमेंट है ये खुलते हैं. आगे जाके यहाँ पे एक एरिया है
नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस में ये ओपन होगा। रेटे टेस्टिस में ओपन होने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है एपिडिडाइमिस में ये ओपन होने जा रहा है, लेकिन वाया वासा एफरेंशिया। तो यहाँ पे बीच में कौन होता है? वासा एफरेंशिया होता है। ये मैंने एपिडिडाइमिस बनाया है, और एपिडिडाइमिस जो है वो जिसके अंदर स्पर्म का मैच्योर और डेवलपमेंट होता है, और वो जाके खोलेगा वास डेफरेंस के अंदर। तो इसके अंदर एसेसरी डक्ट कौन कौन सी हो गई? रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, उसके बाद होता है वास डेफरेंस, और उसके बाद इनसे जुड़ने वाली कुछ ग्लैंड्स भी आएंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है। इनका नंबर कितना होता है? 1 2 3। इसके अंदर अगर हम देखें इसका क्रॉस सेक्शन, तो 1 2 3 जो होते हैं, जैसे मान लो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इनके अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ पे ये मैं कुछ डिफरेंट सेल बनाने जा रहा हूँ। दो टाइप की सेल होती हैं। एक सेल जिसको हम कहते हैं जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी सेल जो होती हैं उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही आगे चलकर डिवीज़न होंगे और उससे बनेंगे स्पर्म। सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे और साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे, बीच का जो स्पेस है यहाँ पर, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल जो है उसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द एंड्रोजन, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कह दो उसको, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। उसके बाद अब इस डायग्राम को भी एक बार समझ लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या क्या दिखा रखा है? इस डायग्राम के अंदर आपको याद रखना है कि ये जो है ये टेस्टिस है पूरा, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर है, रेटे टेस्टिस दिखा रखा है, वासा एपरेंशिया और एपिडाइमिस में ओपन होगा। एपिडाइमिस जो है आगे चलकर वास डेफरेंस में खुलेगा। वास डेफरेंस जो है आगे चलकर यूरेथ्रा के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर अगर देखें ग्लैंड्स के बारे में, तो ग्लैंड्स को समझने के लिए आप एक बार इस डायग्राम पे आओ। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है वास डेफरेंस जो यहाँ से जा रहा है, वास डेफरेंस के अंदर आप देखते हो कि इसके अंदर सिक्रीशन मिलते हैं सेमाइनल वेसिकल के। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल विल ओपन इनटू द यूरेथ्रा वाया द इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। इजेक्यूलेटरी डक्ट से ये किस में ओपन हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे यूरेथ्रा के अंदर। दे विल ओपन इन द यूरेथ्रा। यहाँ पर दूसरा डक्ट, दूसरा जो ग्लैंड्स है वो याद रखना आपको, प्रोस्टेट। पहला आपने देखा सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, और आगे चलकर यहाँ पर छोटी ग्लैंड्स एक और होती है जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये तीन ग्लैंड्स के यहाँ पे सिक्रेशन इसके अंदर मिलेंगे। तो स्पर्म जो होते हैं वो टेस्टिस में बने हैं, टेस्टिस से होते हैं वासा डेफरेंस में गए, वासा डेफरेंस में जाने के बाद इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन मिले, प्रोस्टेट के सिक्रेशन मिलेंगे, सेमाइनल वेसिकल में फ्लूइड जो मिलेगा उसके अंदर मेजर पोर्शन होता है अल्केलाइन फ्लूइड होता है। उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी अल्केलाइन फ्लूइड होता है जो उसको अल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा, स्पर्म के डेवलपमेंट के अंदर काम आएगा। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के अंदर काम आएगा। तो ये तीनों के सिक्रेशन भी मिलेंगे, यूरेथ्रा के अंदर जाएंगे, और यूरेथ्रा जो है वो बाहर से एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस के थ्रू बाहर ओपन होगा। तो मेल के अंदर यूरिन रिलीज और स्पर्म रिलीज के लिए एक ही पाथवे होता है, तो ये यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे ओपन होंगे। उसके बाद पेनिस के अंदर बाहर का पार्ट यहाँ दे रखा है फोर स्किन, ग्लांस पेनिस जो स्वोलन पोर्शन है, तो ये ग्लांस पेनिस कहलाता है। यहाँ पे स्क्रोटम दिखा रखा है, टेस्टिस के बाहर वाला पोर्शन। अब ये देखोगे तो यहाँ पर ये आपको यूरेटर दिखा रहा है जो कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। ये यूरेटर किडनी से आता है।
यूरिनरी ब्लैडर दिखा रखा है यहाँ पे, जिसमें ये ओपन होता है और यूरिनरी ब्लैडर आगे चलकर यूरेथ्रा में ओपन होता है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप याद रख सकते हो लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, एंड्रोजन जिसको कहते हैं। फिर ये डक्ट के बारे में मैंने बताया, जो रेडियोटेस्टिस, वासा एफ्रेंस या एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, ये डक्ट्स हैं। और फाइनली यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको कहते हैं यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है। यूरिथ्रल मीटस के थ्रू ये बाहर ओपन होगा। ये सेमाइनल वेसिकल का ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही ये क्रॉस सेक्शन है। बीच का जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल सेल इसमें प्रेजेंट है, लिडिक सेल। यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल प्रेजेंट होती हैं और साथ ही सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना। देन पेनिस एक्सटर्नल जेनिटल है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इंसेमिनेशन में काम आएगा। और इसके अंदर जो लूस स्किन है इसको कहते हैं फोर स्किन। 3 ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेट जो है वो सिंगल है, ये बाकी ये दोनों दो दो होते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये इनके सिक्रेशन मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे। अब इसके अंदर जो काम की चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, फ्रुक्टोज इसमें होता है, फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम भी होता है इसमें, और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ओवरऑल यहाँ पर जो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, उसको एनर्जी देने में काम करेंगे। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, और ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के अंदर काम आएगा। तो ये हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर आपको ये 2 डायग्राम याद रखना अच्छे से। ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू दिखा रखा है। अब हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, इसके अंदर 2 ओवरी होती हैं। देन ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी जिसको हम कहते हैं, यूटेरस, उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, मेन पार्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर। उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स आर आल्सो यूजफुल फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, दे आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली इंपॉर्टेंट। फर्दर इन द लेटर फेज ऑफ द पार्चुरेशन दे आर यूजफुल फॉर द बर्थ, और चाइल्ड केयर के अंदर वो मेनली यूजफुल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरीज। तो फीमेल गैमेट जो है ओवम, वो किसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ओवेरी के अंदर। ओवेरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर ओवेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। एब्डोमेन के अंदर 2 ओवेरीज होते हैं, लेंथ लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैच होते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर इस डायग्राम को आप देखते हो तो ये साइड व्यू दिखा रखा है यहाँ पे। साइड व्यू के अंदर आप देख सकते हो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप देखो यहाँ से तो जैसे ये हो गया यूटेरस, उसके बाद यहाँ पर ये वेजाइनल पार्ट दिखा रखा है। देन यहाँ पर वेजाइनल ऑरिफिस यानी एक्सटर्नल जो ओपनिंग है वो शो की गई है। और इसके साइड में यहाँ पर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, क्लाइटोरिस। और यहाँ पर यूरिनरी जो ओपनिंग है वो डिफरेंट होती है फीमेल के अंदर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। और उसके बाहर ये होगी यूरिनरी ओपनिंग, यूरेथ्रा। प्यूबिक सिम्बाइसिस, ये बीच का जॉइंट होता है, दोनों पेल्विक कर्डल के बीच का प्यूबिक सिम्बाइसिस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर और ये यूटेरस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हो गया रेक्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में लोकेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पर ये एनल ओपनिंग शो हो रही है। उसके बाद अगर देखें तो ओविडक्ट भी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है जो डक्ट है। उसके बाद यूटेरस, वेजाइना, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसेसरी डक्ट बनाते हैं। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ लगभग होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 पार्ट याद रखने हैं आपको, इस डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखेगा। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। तो एम्पुला स्थमक जो जंक्शन है वहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हो गए। इन्फंडिबुलम में आगे चलकर आगे यहाँ पर ये जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं फिमरी। फिमरी जो है यहाँ से ओवम जो रिलीज़ होगा उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। देन फैलोपियन ट्यूब जो है आगे चलकर किस में ओपन हो रहा है, ये जो पार्ट है ये यूटेराइन कैविटी है। यूटेराइन कैविटी के 3 मेम्ब्रेन है,
सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस आते हैं, ये ब्रेक होती है फिर वापस बनती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी इम्प्लांटेशन इसी मेम्ब्रेन में होगा। देन बीच की जो मेम्ब्रेन है मायोमेट्रियम और बाहर की है पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम है उसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। आगे चलकर ये ओपन होगी यहाँ पे सर्विक्स, सर्विकल कैनाल कहते हैं। तो यहाँ पर दो ओपनिंग्स होते हैं, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। इंटरनल ओएस यहाँ पर यूटेराइन और सर्विक्स के बीच में, और एक्सटर्नल होगा वेजाइना और सर्विक्स के बीच में, और फाइनली सर्विक्स विल ओपन इनटू द वेजाइना। तो ये सारे पार्ट्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको बार बार डिटेल नहीं ले रहा। तो ये सारे पार्ट्स आपको याद रखना है। यूटेरस को वोम भी कहा जाता है, सर्विकल कैनाल में ओपन होगा। सर्विकल कैनाल को और भी क्या कहा जाता है, बर्थ कैनाल, इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ये तीनों मेम्ब्रेन जो अभी मैंने डिस्कस की यहाँ पे। देन आपको ये याद रखना है कि तीनों जो मेम्ब्रेन है उसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, तो आपको ये याद रखना है इट विल हैपन इन द मायोमेट्रियम। नाउ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में यहाँ पे कौन कौन से हैं, मॉन्स प्यूबिस, तो सबसे बाहर की तरफ जो थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर मॉन्स प्यूबिस, सॉरी ऊपर की तरफ जो थिक फैटी टिश्यू है मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद जो थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा, उसके अंदर जो है लेबिया माइनोरा। देन लेबिया माइनोरा जहाँ मिलते हैं वहाँ पर यहाँ पर फिंगर लाइक स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर होती है क्लाइटोरिस। हियर सेपरेट ओपनिंग इज़ देयर वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस, और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं हाइमन, दैट इज़ कॉल्ड हाइमन। तो ये क्या हो गए सारे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। हियर हाइमन जो है उसको माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, but nowadays there are many reasons that this layer can be broken due to various activity like the horse riding, cycling, etc. So it is not the surety of the virginity regarding the by the hymen layer. उसके बाद आता है यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी आपको डायग्राम इसको प्रॉपरली याद रखना है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि ये फैटी टिश्यू होता है, इसके अंदर फैटी टिश्यू होता है, एंड दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फीमेल हैव फैटी टिश्यू विच provided the, then here there are the cells in which milk is produced are called alveoli, memory alveoli. They will open into the, यहाँ पर मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, they will open into the memory tubules. This different tubule will further open into the memory duct. This memory duct, different memory duct will open into the large space that is called the ampulla. This ampulla will finally join the lactiferous duct and that will open into the outside through the nipple. Here dark pigmented structure is present, skin is present, which is known as areola. Then the structure is attached with help of the muscles between the ribs, और यहाँ पे आपको याद रखना है pectoralis major muscle is important for the holding of the mammary glands. Here the milk secretion will be done by the alveola. It will also store the milk. तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी जो कैविटी होती है उसी के अंदर ये स्टोर भी रह सकता है। तो हमने क्या देखा अभी तक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में की। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो हमने दोनों स्ट्रक्चर को देख लिया। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो पार्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन होना, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम का प्रोड्यूस होना। इस मेल के अंदर सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल है, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है और उसके थ्रू स्पर्म बनते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको, वो याद रखना है जो बैक साइड पे दे रखा है, पहले मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया विल डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू द माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म द various spermatogonia and they will differentiate into the spermatogonia we will differentiate into the सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब मियोसिस स्टार्ट होगा, मियोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट होगा, जिससे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, तो इसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नाउ will have the second meiotic division and they will form the spermatid। उसमें क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड बनेंगे, और यही स्पर्मेटिड आगे चलकर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो यहाँ पे इनका जो ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्म होने की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। एंड नाउ दिस स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म विल गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टली सेल एंड दे विल बी released outside through the seminiferous tubule and this process is called spermiation। देखो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वही है स्पर्म बनाने वाली सेल। उसके अंदर जब स्पर्म बनेगा तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये डिफ्रेंशिएट होगी, उसके बाद मियोटिक फर्स्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके अंदर मियोटिक सेकंड होगा, स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड विल डिफ्रेंशिएट इनटू द किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर, और उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और फाइनली जब रिलीज हो जाएगा उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड का जब शेप बदलेगा और फाइनल जो होगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ आप देख सकते हो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाएंगी, न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन लेके वो उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमेट के बारे में। अब यहाँ पे हम कुछ हार्मोन की भी बात कर लेते हैं। हार्मोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होते हैं उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये हार्मोन किस पे काम करेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे, और एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे, LH और FSH। इन दोनों के फंक्शन याद रखते हैं। LH में आपको इजी है, LH और किस पे काम करेगा, लिडिक सेल, तो L से याद हो जाएगा, लिडिक सेल पे काम करेगा, और ये सिक्रीशन और सिंथेसिस को प्रमोट करेगा एंड्रोजन के सिक्रीशन के लिए। और दूसरा जो है FSH जो है वो किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे काम करेगा, और सर्टोली सेल पर काम करके ये क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच आर यूजफुल फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए ये मोटिवेट या प्रमोट करने का काम करेगा। तो FS और LH और FSH को याद रखना है। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द वन स्पर्म। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको याद रखना है जो पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। सबसे ऊपर का जो पोर्शन है हेड के अंदर फ्रंट जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा उस समय यही है जो एक की मेम्ब्रेन को वहाँ पर लाइसिस करने का काम करेगा। तो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी शो कर रखी है। उसके बाद जो आगे का जो पार्ट है यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक है, नेक रीजन में यहाँ पे लोकेटेड होता है सेंट्रियोल्स। देन मिडल पीस के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में है टेल जो यहाँ पर स्विमिंग के अंदर काम आएगी। फिर पूछा जाता है कि इंसेमिनेशन के अंदर मेल कितना स्पर्म रिलीज़ करता है, तो आपको याद रखना है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज ड्यूरिंग द कोइटस। और उसके अंदर जो 60% स्पर्म है उसका जो शेप साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, और उसके अंदर 40% जो है वो विगरस मोटिलिटी को भी शो करना चाहिए, तभी ये यूज़फुल होंगे। उसके बाद बात आती है सीमन क्या है, तो जब सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीशन जिसको कहते हैं और स्पर्म जब मिल जाएंगे तो जो बनेगा फ्लूइड उसी को हम कहते हैं सीमन। सीमन के अंदर भी डिफरेंट डक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है, डिफरेंट ग्लैंड्स का भी कंट्रीब्यूशन है, हार्मोन्स का कंट्रीब्यूशन है, और स्पर्म इसके साथ में होते हैं, और ये पूरा जो फ्लूइड है उसी को हम कहते हैं सीमन। Then we will see now the next process is the oogenesis, development of the फीमेल गैमेट ओवम जिसको हम कहते हैं oogenesis। देखो मेल और फीमेल के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेल के अंदर प्यूबर्टी
के बाद ही सारे चेंजेस आते हैं और उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू होता है, लेकिन फीमेल के अंदर बर्थ से पहले ही इसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, वैसे यहाँ पर होती हैं oogonia सेल, जिससे क्या बनेगा, आगे चलकर बनेगा फीमेल गैमेट ओवम। तो ये जो oogonia होते हैं, इनका डेवलपमेंट कब होता है, तो बर्थ से पहले ही जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वहाँ पर ही, जब 2 to 4 वीक्स का जब एम्ब्रियो होता है तो वहीं से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बर्थ से पहले ही इसके अंदर बहुत सारे oogonia का फॉर्मेशन होता है, और जब बर्थ होता है तो उसके अंदर ये जो oogonia होते हैं उनका नंबर जो फिक्स हो जाता है, और उसके बाद वो कभी भी नो मोर oogonia विल बी एडेड। तो उस समय तक लगभग कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, तो लगभग कितना है, 2 मिलियन oogonia विल बी इन द ईच ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन oogonia जो होते हैं वो कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं, यहाँ पर उनके अंदर मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम मॉडिफाइड हो जाने के बाद ये बनाते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte में डिफ्रेंशिएट हो जाने के बाद उनके अंदर अब मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगा। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। तो जब बर्थ होता है तो ये प्राइमरी oocyte के अंदर बर्थ के समय oocyte के साथ जन्म लेते हैं, और उसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ ग्रेन्युलोसा सेल जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं, और उन ग्रेन्युलोसा सेल के कवर होने से अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जैसे मान लो ये हुआ अपना प्राइमरी oocyte, तो उसके चारों तरफ जब ये सेल बन जाती हैं तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन है जो, लेकिन जब प्यूबर्टी आएगी उस समय तक इनके नंबर हो जाता है 60 to 80,000, सिर्फ इतना बचता है प्राइमरी फॉलिकल्स। अब ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इनका फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल के अब आगे कुछ इनमें कुछ और सेल जमा होती जाएंगी और इनका जो साइज़ है वो बढ़ता हो जाएगा। इनका नाम हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर बनेगी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में आपको एक एडिशनल चीज़ बतानी है, वो है यहाँ पर लार्ज कैविटी एंट्रम, और बाहर की तरफ यहाँ पर जो लेयर होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। थीका लेयर कहते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका लेयर जो ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अब थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो जाएगा। ये लेयर हो चुकी है, यहाँ पर एंट्रम बन चुका है, और फाइनली टर्शरी फॉलिकल विल मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और उससे अंदर बने जाएगा सेकेंडरी oocyte इन द टर्शरी फॉलिकल एज वेल एज इन द ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte पे डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ में यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। टाइनी पोलर बॉडी होती है जिसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो फॉलिकल का डेवलपमेंट। प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल आती है, फिर टर्शरी फॉलिकल और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहा है ये एंट्रम है। ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगी, यहाँ पर एक और लेयर बनती है सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ। ये पहले ही बन जाती है, प्राइमरी oocyte में भी बनती है, पर यहाँ पे बाद में दिखा रखा है। इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा लेयर बनेगी, और जब ये रिलीज़ होगा ओवम तो इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा भी इसके साथ में रिलीज़ होगी, और रिलीज़ होने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो इस तरह से फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। साथ ही यहाँ पर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर उसका डिवीज़न है वो अरेस्टेड होता है। यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो अरेस्टेड होता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्टेड, लेकिन वो कंप्लीट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये है oogenesis के बारे में। इस डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये दिखा रखा है मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे देखो आप oogonia है। यहाँ पर माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, यहाँ पर बना है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट है, यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न भी फर्स्ट है। यहाँ क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे इक्वल डिवीज़न हुआ है दोनों का, आप देख सकते हो। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बना है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल डिवीज़न है, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है।
यहाँ पे आगे चलकर सेकंड मेट्रिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड बन जाएंगे 4, जिनका शेप बदल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो गए बाद में बन जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस से बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये जो है सेकेंड oocyte बना है, और उसके बाद जब ओवम और सेकंड पोलर बॉडी है ये बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा। सेकंड पोलर बॉडी हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा और ये ओवम बनेगा। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जब स्पर्म का, अभी मैं बताऊंगा, वैसे स्पर्म का जब सेंट्रियोल मिलेगा तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो ये था, हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में। अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं अब उसके बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल ऑफ द प्राइमेट ऑर्गेनिज्म, जिसमें मंकी, एप और ह्यूमन भी आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यहाँ पर फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी तक पहुँच जाते हैं उसके बाद चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, मिन्सेस होता है, और इस स्टार्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मिनार्की कहा जाता है। तो प्यूबर्टी आने के बाद ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 28 to 29 डेज़। प्रॉपर साइकिल चलता है तो 28 to 29 डेज़ होता है, और उसके बाद ये साइकिल कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हर एक साइकिल के अंदर यहाँ पर उसके मिड ऑफ द साइकिल अप्रोक्सीमेट एट द 14th डेज ओवम विल बी रिलीज्ड, जिसको वैसे वो सेकेंड oocyte स्टेज में, और उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, इस डायग्राम को आप समझो ध्यान से। इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, एक तो हार्मोन के बारे में, पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन्स, उसके बाद है ओवेरियन के अंदर जो इवेंट्स है, देन यूटेराइन के इवेंट्स। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं ओवेरी के अंदर भी चल रहे होते हैं और साथ ही यूटेरस के अंदर भी चल रहे होते हैं। तो ये पर जो तैयारी है दोनों जगह पर चल रही होती है कि ओवेरी के अंदर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है फीमेल गैमेट का, साथ ही अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो उस केस के अंदर जो यूटेराइन की जो वॉल होती है उसके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर मेन जो रोल है, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में। अब बात करेंगे कि हार्मोन्स जो हैं कौन से रिलीज़ होते हैं। तो पिट्यूटरी जो हार्मोन है यहाँ पर रिलीज़ करेगी FSH और LH। FSH मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पर इस साइकिल के अंदर आप देख सकते हो 4 फेजेस है। शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस कहते हैं, उसके बाद ओवेरी के हिसाब से देखें तो फॉलिकुलर फेज़, उसके बाद ल्यूटियल फेज़, और यहाँ पर बीच का जो है इसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज़ कहा जाता है। देखो अगर आप देखते हो हार्मोन के हिसाब से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका जो अब देखो ध्यान से इसको, फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होगा तो ये हार्मोन जो होता है धीरे धीरे इसका जो अमाउंट होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कम हो रहा है लेकिन आगे चलकर ये बढ़ता जाएगा। तो फॉलिकल के लिए ये ज़रूरी होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ओव्यूलेशन होना है उससे पहले यहाँ पर जब मैच्योर फॉलिकल जब बन जाती है उस समय इसका लेवल मैक्सिमम होता है और उसके बाद ये कम हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल से रिलेटेड है। दूसरा जो हार्मोन है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है। तो पहले आप देख सकते हो इसका लेवल जो होता है वो लगभग सिमिलर रहता है, लेकिन बाद में जब ओव्यूलेशन करना है तो इसका पीक होता है जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। बाद में भी कुछ लेवल इसका बढ़ा हुआ रहता है जो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए ज़रूरी होता है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कम हो जाता है और फिर आगे चलकर ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है। यहाँ पे फॉलिकल के अंदर देखोगे तो ये वही है, फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर फॉलिकल, और यहाँ पर ये ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होंगे। तो यहाँ पर मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन। तो ये अगर प्रेगनेंसी रहती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होता है, अगर लेकिन प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो इट विल डिजनरेट। ओवेरी के अंदर जो हार्मोन आप देखो एस्ट्रोजन का जो लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओवेरी से रिलीज हो रहे हैं फॉलिकल सेल से, ग्रेन्युलोसर सेल से, तो जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे इसका भी लेवल बढ़ता जाएगा और ओव्यूलेशन के पहले इसका लेवल भी मैक्सिमम होगा।
और उसके बाद ये कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे बिल्कुल कम दिखाया गया है, क्योंकि ये कहाँ से रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम जब रिलीज़ करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज़ करता है, इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ाया गया है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये दोनों का हार्मोन का लेवल डाउन हो जाएगा, और जिससे फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसका प्रोलिफरेशन होना। जो एस्ट्रोजन मेन रोल होता है, एस्ट्रोजन इसको बनाने का काम करता है। लेकिन आगे चलकर सिक्रेटरी फेज है, तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो यहाँ से कुछ ऐसे सिक्रेटरी सब्सटेंस को सिक्रेट कराएगा जिससे कि ये वॉल बनी रहे। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा ही नहीं तो ये डीजनरेट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन्स के अंदर। तो दोनों का लेवल जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों का लेवल कम हो जाएगा, और जिससे कि वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चारों हार्मोन के फंक्शन याद रखने हैं आपको, चारों इवेंट्स के बारे में याद रखना मतलब। और इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट साइकिल नहीं होगा, एंड दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंबल ऑफ द प्रेगनेंसी। लेकिन कई बार स्ट्रेस, पुअर हेल्थ के कारण भी जो साइकिल होता है वो डिलेड हो जाता है। तो इसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चेंजेस आते हैं और इस तरह से वो बनता है और टूटता है। LH FSH का रोल ध्यान रखना है, कैसे मिड ऑफ द साइकिल बढ़ रहा है और ओव्यूलेशन करवा देता है। बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, और एंडोमेट्रियम जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी रेडी हो जाएगी। प्रेगनेंसी के सारे इवेंट्स आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर्स की एज पर स्टॉप हो जाता है, उसको कहते हैं मेनोपॉज। यहाँ पे कुछ हाइजीन के बारे में दे रखा है। तो मेंस्ट्रुअल के टाइम पर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए, क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए, और उस समय हमें केयर करना चाहिए। नाउ वी विल सी अबाउट द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जो है मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट। तो इंसेमिनेशन के बाद में यहाँ पर पेनिस के थ्रू मेल गेमेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा फीमेल की सर्विक्स के अंदर, और जो यूटेरस से होते हुए कहाँ पहुँचाएंगे, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल के अंदर जैसे आप देख सकते हो इंसेमिनेशन होने के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ये एम्पुलरी रीजन के अंदर, और ये जो ओवेरी है, ओवेरी से भी रिलीज़ होगा ओवम, वो भी यहाँ पहुँचेगा और दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक और लेयर दिखाई गई, कोरोना रेडिएटा। तो ये फॉलिकुलर सेल ही बनाती हैं जो साथ में आ जाती हैं, कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म के एक्रोसोम के जो एंजाइम होते हैं, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा को यहाँ पर लाइसिस करेंगे, और एक ही स्पर्म इनके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन जब एक स्पर्म कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लेगा तो उसके बाद दूसरे स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, और उससे पॉलीस्पर्मी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। और ये मेम्ब्रेन जो होगी, इसके अंदर चेंजेस आने से नाउ अनदर स्पर्म विल नॉट एंटर इन द ओवम। और दूसरा, यहाँ पर अब सेकंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, और जब स्पर्म से सेंट्रियोल ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वहाँ पर ओवम बनेगा, और अब जाके स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो जाके फ्यूज़ हो जाएगा फीमेल गेमेट ओवम के साथ, और ये बना देगा जायगोट। जायगोट बनने के बाद अगर हम सोचें कि इसका डेवलपमेंट क्या होगा, मतलब मेल होगा फीमेल, तो हम जानते हैं ऑलरेडी क्रोमोसोम के बारे में। अगर XY होगा, जैसे X फीमेल से, Y मेल से, तो ये बॉय होगा। उसके बाद अगर XX होगा तो ये क्या होगा, गर्ल। तो ये X और Y मेनली जो फीमेल से आ रहे हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि गर्ल होगा या बॉय होगा। इम्प्लांटेशन के अंदर देखते हैं, तो इम्प्लांटेशन के अंदर जैसे जायगोट बनेगा तो उसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस, और उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज में डिवीज़न होने से क्या होंगे, जायगोट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4 बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेगी, 8 से 16। इन सेल को कहते हैं ब्लास्टोमियर। तो 8 to 16 स्टेज जो आती हैं उसको कहा जाता है आपको याद रखना है मोरुला। मोरुला में अब डिवीज़न होंगे, 32 स्टेज आएगी, और उससे ऊपर की स्टेज आएगी जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद अब यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है,
और अंदर की तरफ जो सेल मास है उसको कहते हैं इनर सेल मास। तो बाहर की तरफ जो डिफरेंट लेयर बनाने का काम करेगी एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, और अंदर का जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाने का काम करेगा। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो इस स्टेज के अंदर, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में ये अटैच हो जाएगा, उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और आगे चलकर जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी इसको पूरी तरह से एम्बेडेड कर लेगा और उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस डायग्राम के अंदर आप देखो यहाँ पे दिखा गया है फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जा रहा है, ये बी स्टेज में आप देखो। उसके बाद ये सी डी, तो इसके अंदर डिवीज़न होगा ई एफ जी और ये एच। तो जी में क्या दिखा रखा है आपको दिखा रखा है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में, और वो उसके साथ में कंप्लीट एम्बेडेड हो जाएगा और उसका बाद फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा। नाउ वी विल सी अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा तो वो वहाँ पर विली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फिंगर लाइक, जिसको कहते हैं कोरियोनिक विली, और इस तरह से ये यूटेराइन टिश्यू के साथ जुड़ जाएगा और एक यूनिट और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, एंड इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। इसको कहते हैं प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा जिसके थ्रू CO2 O2 का ट्रांसफ़र होगा, न्यूट्रिशन का ट्रांसफ़र होगा एम्ब्रियो को, साथ ही वहाँ से जो वेस्ट बनेंगे वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, और मदर की बॉडी से एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है IgG, ये भी ट्रांसफ़र होगी अक्रॉस द प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, तो इसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, HCG हो गया, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन मिलकर क्या करवाएंगे, प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। तो जब प्रेगनेंसी होगी तो इन सब का हार्मोन नॉर्मली हाई होता है, बहुत बड़ा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, इन सब का लेवल बढ़ा रहता है। ये जो रिलैक्सिन है इसका यूज़ होगा लेटर फेज के अंदर, प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होने वाली है, और उसके तो पार्चुरेशन के अंदर रोल होता है रिलैक्सिन हार्मोन का, आगे चलकर काम आता है। उसके बाद फिर प्लेसेंटा में जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर डिवीज़न होगा इनर सेल मास का, और उससे क्या बनेंगे, डिफरेंट लेयर बनेंगे। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, सबसे अंदर एंडोडर्म, और बीच में मेसोडर्म लेयर बनेगा, और ये एक तरह से स्टेम सेल का काम करते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट होंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे कुछ समराइज दे रखा है कि 9 मंथ्स का जो जेस्टेशन ड्यूरेशन है, तो उसके अंदर किस समय कौन से पार्ट का डेवलपमेंट होगा। तो 1 मंथ के अंदर यहाँ पर सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। उसके बाद 2 मंथ्स के अंदर लिम्स और डिजिट बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पर मेजर ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, लिम्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटल भी बन जाते हैं। उसके बाद जब 5th मंथ का होता है तो बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। उसके बाद उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 5th मंथ के अंदर, और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ या सेकंड ट्राइमेस्टर का है तो बॉडी उसके अंदर और भी फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाते हैं, और एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स फीटस विल बी फुली डेवलप फॉर द डिलीवरी। और लास्ट में अब हम बात करेंगे पार्चुरेशन के बारे में, पार्चुरेशन और लास्ट में लैक्टेशन। तो जब 9 मंथ का जेस्टेशन ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ पर यूटेराइन के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे फिटस की डिलीवरी होगी, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो वहाँ से कुछ सिग्नल होगा, और प्लेसेंटा से जो सिग्नल होगा उसके कारण यूटेराइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद अब यहाँ पर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज जाएगा, और पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करेगी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ने के कारण फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और साथ ही यहाँ पर एक और हार्मोन रिलीज़ होता है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन भी रिलीज़ होगा, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होगा, और जिससे कॉन्ट्रैक्शन होने से यहाँ पर बर्थ हो जाएगा, जिसको कहते हैं पार्चुरेशन। ये बर्थ जो है बर्थ कैनाल के थ्रू होगा, और इसके साथ में प्लेसेंटा भी सब कुछ ये बाहर आ जाएगा बेबी के थ्रू, और इसको इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछाएगी, अगर डॉक्टर डिलीवरी को करवाना चाहते हैं, कभी भी इंड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो कौन सा क्या देंगे, तो आपको याद होना ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे। बेबी का जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर रोल शुरू होता है मेमोरी ग्लैंड्स का। मेमोरी ग्लैंड में अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और बेबी के अंदर फीडिंग में काम आएगा, इसको कहते हैं लैक्टेशन। ये जो मिल्क होता है शुरुआत में येलोइश कलर का होता है, और इसके अंदर एंटीबॉडी रिच होता है, इसके अंदर कैलोरी रिच होता है, इसके अंदर एंटीबॉडी IgA होती है, ये याद रखना है आपको।
और इस तरह से उसका डेवलपमेंट होगा कंप्लीट, और इस मिल्क को कहते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं, और कोलोस्ट्रम इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। और इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, और जिससे कि बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर है, मैंने शॉर्ट में रिवाइज़ किया है, लेकिन आप इसको एक बार डिटेल वाला जो लेसन चैप्टर बनाए उसको भी आप एक बार स्टडी करना। सो इट्स अबाउट